नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। उत्तराखंड की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जो है वो जुटी हुई है। देहरादून में बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस बैठक में शामिल है। दायित्व बंटवारे को लेकर चिंतन मंथन होगा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति जो है वो बनेगी। तो देहरादून में बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस बैठक में शामिल है। तो अब देखना होगा कि आखिर क्या रणनीति बनेगी, कैसे चिंतन मंथन होगा, क्योंकि दायित्व बंटवारे को लेकर के भी चिंतन मंथन जो है वो किया जाएगा इस बैठक के दौरान। साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के भी रणनीति जो है वो बनेगी। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी ने कमर कस ली है। लिहाजा आपको बता दें कि उत्तराखंड से ये अहम खबर, जहां पर देहरादून में बीजेपी की अहम बैठक जो है वो हो रही है। और बता दें आपको कि इस बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम शामिल है, क्योंकि उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी बैठक में शामिल है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी की अहम बैठक जो है वो हो रही है देहरादून में। आपको बताने की दरअसल सबसे बड़ी बात इस बैठक की है कि जो तमाम कार्यकर्ता हैं या जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनका दायित्व का बंटवारा जो है वो आज बीजेपी करेगी। अब देखना होगा कि ऐसे में किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी जो है दी जाएगी, किसे क्या दायित्व सौंपा जाएगा। तो दायित्व बंटवारे को लेकर के भी चिंतन मंथन जो है वो आज बीजेपी करने वाली है कि आखिर कौन कौन से वो कार्यकर्ता हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कई कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो पार्टी के लिए जी जान से काम करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं, लगातार जुटे रहते हैं, बावजूद उनके कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन अब बीजेपी जो है वो इस तरफ फोकस कर रही है कि कैसे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनके दायित्वों का बंटवारा जो है वो किया जाए। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हितेश त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम हितेश का रुख कर लेते हैं। हितेश, फिलहाल बीजेपी जो है वो तैयारियों में जुट गई है 2024 की। खबर यह है कि बीजेपी की बड़ी बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। क्या ताजा अपडेट सबसे पहले? जी बिल्कुल, देखिए जो दुष्यंत गौतम है उत्तराखंड के जो बीजेपी संगठन के प्रदेश प्रभारी हैं, वो उत्तराखंड से राजधानी देहरादून पहुंच गए, वह बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उनके साथ मौजूद है और बैठक वहां पर शुरू हो। सबसे बड़ी जो बात है इसमें मंथन आज होने वाला है वो दायित्वधारियों को लेकर होने वाला है। आज कई जो युवा चेहरे हैं उनको उनकी भी काफी खासा उत्तराखंड का जो बीजेपी संगठन है उनसे उम्मीद है कि वास्तव में क्या उनको इस बार जिन लोगों को पिछली बार दायित्व नहीं मिल पाए थे, तो शायद उनको इस बार दायित्व मिल जाए, उनको राज्य दर्जाधारी बना दिया जाए। तो कहीं ना कहीं पूरा जो संगठन है उसके लिए रोड मैप पूरा खाका इसमें तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भी दोनों वरिष्ठ पदाधिकारी जो कि महेंद्र भट्ट हैं और दुष्यंत गौतम है, मुख्यमंत्री के साथ भी चर्चा करेंगे। तो यही काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर आज दायित्वधारियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय आ सकता है। जी, तो इस बैठक के बाद क्या किसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम कि बैठक के अंदर क्या रहा, बैठक कितनी खास रही, उस बारे में कैसे आगे बताया जाएगा? कोई कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस का? बिल्कुल, देखिए 2 से ढाई घंटे ये बीजेपी संगठन की बैठकें चलेगी। इसमें प्रदेश संगठन के जो महामंत्री अजय कुमार है वो इसमें बैठक ले रहे हैं और लगातार इसमें मंथन चलेगा। इसके बाद में वह मुख्यमंत्री सिंह धामी से मिलेंगे। उसी के बाद अगर जो भी लिस्ट इसमें तैयार होगी उसके बाद उसकी भी घोषणाएं इसमें, क्योंकि बीजेपी संगठन का ये रूटीन कार्यक्रम होता है तो इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। तो इसमें साफ तौर पर घोषणाएं जिसको भी दर्जाधारी बनाया जाएगा उसकी घोषणा कर दी जाएगी। जी ठीक है हितेश, आप बने रहिए हमारे साथ। आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर, किसे क्या दायित्व सौंपा गया है ये देखना अहम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं गैरसैंण में बजट सत्र को। आपको बता दें कि गैरसैंण में बजट सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सीडीओ ललित नारायण मिश्र ने निरीक्षण किया है और सत्र से पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी निर्देश दिए गए हैं। आगामी 13 से 18 मार्च तक बजट सत्र जो है वो चलेगा। विपक्ष लंबे समय से गैरसैंण में सत्र कराने की मांग कर रहा था, तो सत्र से पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश तमाम दिए गए हैं। 13 से 18 मार्च की वो तारीख जब बजट सत्र यहाँ पर चलेगा। साथ ही साथ गैरसैंण में बजट सत्र को लेकर तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी है। आगामी 13 से 18 मार्च तक ये बजट सत्र चलना है। अधिकारियों के साथ जो पूर्व में यहाँ रहे हैं उनसे वार्ता की है, उनसे पूरा फीडबैक भी लिया है
तो आगामी सत्र को निर्बाध और अच्छे तरीके से संपन्न कराने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। उसमें जो भी हमें लॉजिस्टिक की और जितना फोर्स की ज़रूरत होगी वो हमें मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे और इसी आधार पर हम लोग अच्छे तरीके से इसको कराएंगे सब प्रकार। स्थलीय भ्रमण किया गया है और जो कमियां हैं, जो हमें व्यवस्थाएं करनी हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उसके हिसाब से इनको निर्देशित किया गया है। ग्राउंड रियलिटी इसलिए देखना जरूरी है कि कहाँ क्या कमियां हैं वो पहले से पता रहे, जिसको हम समय रहते पूरा कर सकें। और इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल जो जनपद में है, इसके अलावा जो अतिरिक्त मांग है वो भी हमने कर दी है और उनके रुकने, रहने, खाने, इन सब की व्यवस्थाओं पर भी आज विस्तृत चर्चा हुई है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर सिंह नेगी का रुख कर लेते हैं। पुष्कर नेगी, जिस तरीके से सरकार की तरफ से कई दावे किए जा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद इंतजाम है, तैयारियां जो है वो लगातार देखी जा रही हैं, इसके अलावा लोग पहुंच रहे हैं, जाकर के वहां निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश जो है दिए गए हैं। सिर्फ निर्देश ही दिए गए हैं या फिर आपको वहां पर धरातल पर जमीनी हकीकत में भी तैयारियां दिख रही है कि हाँ सत्र जो है वो सुचारू रूप से चल पाएगा? बिल्कुल देखिए निदा, आपने सही कहा कि धरातल पे क्या स्थिति होगी गैरसैंण जब 13 मार्च से लेकर 18 मार्च तक बजट सत्र यहाँ पे होगा। धरातल पे किस तरह से जो कार्रवाई होगी, चाहे जिला प्रशासन चमोली की अगर मैं बात करूँ तो जिला प्रशासन चमोली लगातार से गैरसैंण को लेकर लगातार जिलाधिकारी की बात करें, सबसे बड़ी बात यह होती है कि काफी समय के बाद, क्योंकि जब त्रिवेंद्र रावत की सरकार थी उसी टाइम पे यहाँ पे सत्र हुआ था और उसके बाद अब यानी 2023 में बहुत लंबा गैप जो है सत्र का जो है भराड़ीसैंण में रहा है। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं पहले सुचारू थी, उन व्यवस्थाओं को ठीक करने में जो है अभी से जो है यहाँ के जो प्रशासन है, चाहे आप जिलाधिकारी की बात कर लीजिए, चाहे आप जो है उप जिलाधिकारी के बाद तमाम सारे लोग जो है अभी से जो है यहाँ पे बैठकों का दौर जो है भराड़ीसैंण में जारी है। हालांकि धरातल की अगर आपने बात करनी है तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो है पानी की हो जाती है और कनेक्टिविटी की हो जाती है, क्योंकि पानी को लेकर और कनेक्टिविटी को लेकर जो है सबसे सख्त निर्देश यहाँ पे जो कल यहाँ पे मीटिंग हुई थी और सीडीओ ने यहाँ पे मुख्य विकास अधिकारी ने मीटिंग ली थी और सबसे सरकार PWD JSI हो या आपका जो है स्थान वाले सबको सख्त से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी, क्योंकि काफी समय के बाद 2 साल के बाद यहाँ पे सत्र होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कठिनाइयां तो स्थानीय प्रशासन को जरूर यहाँ पे सामने आ रही है, लेकिन व्यवस्थाओं का दौर जो है लगातार जारी है निदा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अभी से ही जो है मुस्तैदी से यहाँ पे काम करे, क्योंकि विपक्ष हमेशा हावी रहा है और इस बार का जो मुद्दा जो छाने वाला है निरा, सबसे पहले तो पेपर लीक का मामला, जिस तरह से जो रणनीति बन रही है, पेपर लीक का मामला है, अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला है। उसके बाद सबसे अहम मुद्दा जो है जोशी को लेकर जो है यहाँ पे हो सकता है कि जोशीमठ को लेकर मिलाकर के सत्र जो है वो हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए पुष्कर नेगी आपका। तो सत्र बेशक शुरू होने जा रहा है लेकिन पूरे हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार लंबी लिस्ट के साथ सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे AICC लिस्ट की। बता दें आपको कि AICC लिस्ट पर उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान जो है वो लगातार जारी है। प्रीतम सिंह ने AICC की लिस्ट पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश प्रभारी पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप जो है वो लगाया गया है। प्रीतम के बयान पर कांग्रेस नेता करण माहरा ने भी पलटवार किया। सभी नेताओं को लिस्ट में शामिल नहीं कर सकते। कांग्रेस में मचे घमासान पर बीजेपी ने भी चुटकी ली, कहा कि कांग्रेस में बड़े फूट की पिक्चर अभी बाकी है, ये कहना है बीजेपी का। AICC की जो सूची जारी हुई है, उस सूची में उत्तराखंड राज्य की बहुत वरिष्ठतम हमारे विधायकगण और पूर्व विधायक मंत्रीगणों को जो है बाहर रखा गया है, जिससे स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस जनों में आक्रोश है। प्रभारी द्वारा किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया और मैं जो सूची देख रहा था उसमें इलेक्टेड लोग भी हैं और कॉप्ट लोग भी हैं। क्या प्रभारी के इस कृत्य से प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? हम राष्ट्रीय नेतृत्व से भी कहेंगे। मेरी तमाम जो है साथियों से बात हुई, सब लोगों ने कहा कि हम राष्ट्रीय नेतृत्व से भी बात करेंगे कि प्रभारी द्वारा जो कृत्य किया गया है उससे उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस मजबूत नहीं हो रही है, बल्कि दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। मेरी पार्टी में तो कम से कम 200 लोग ऐसे हैं जो AICC पाने की योग्यता रखते हैं। उनकी योग्यता होने के बावजूद वो एकोमोडेट नहीं हो पाए। मेरे को अफसोस है
नवप्रभात जी का मुझे अफसोस है, गोविंद सिंह गुंजवाल जी का मुझे अफसोस है, कई सीनियर्स का, यहाँ पर सूरवीर सिंह सचवान जी हैं, इतने वरिष्ठ हैं, आप मेन उसमें नहीं रहे, तो ये है। लेकिन मुझे ये भरोसा है कि हाईकमान निश्चित ही इन सीनियर्स का, इनके अनुभव का लाभ लेने के लिए इनको महत्वपूर्ण भूमिकाओं में जिम्मेदारियां देंगे और आने वाले समय में कांग्रेस को ताकत देने का काम ये सारे सीनियर्स करेंगे। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कांग्रेस का यांत्रिक मामला है, किसको मेंबर्स बनाना है, किसको नहीं बनाना है, उनका सोचना है। किंतु जिस प्रकार के सार्वजनिक बयान उभर करके आए और जिस तरह से बगावत के तेवर दिख रहे हैं, उसमें लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर पूरी तरह से फूट हो चुकी है, कांग्रेस टूट चुकी है और आने वाले समय के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन आज कांग्रेस हो गई है। और मुझे लगता है कि जिन नेताओं ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया और मुझे जो पढ़ने को मिला समाचार पत्रों के माध्यम से, वो देखा गया कि किसी बाहरी को भी इन्होंने मेंबर बनाया और उत्तराखंड के जो अच्छे नेता थे, अच्छे लीडर्स थे, उनको छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए भाजपा को और भी मजबूती मिलेगी और हमारे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का वातावरण बन गया है और मजबूती के साथ हम चाहे निकाय चुनाव हो और चाहे लोकसभा चुनाव 2024 का हो, हम फाइट करेंगे। एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस प्रदेश का बड़ा सौभाग्य रहा है कि यहाँ पर अंबिका सोनी से लेकर गुलाम नबी आज़ाद से लेकर और उसके बाद मोतीलाल बोरा तक एक से एक प्रभारी यहाँ रहे हैं और हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इन तमाम लोगों के साथ में कदम से कदम मिलाकर आज भी 2000 से लेकर और 23 सालों तक लगातार चलते आए। अब अगर दिल्ली में बैठकर कुछ फैसले होंगे और उत्तराखंड में आकर वो फैसलों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ऐसे कैसे चलेगा, ये बताइए ना। कम से कम जो है यहाँ के तमाम नेताओं से बात करनी चाहिए थी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अब अगर आपने निर्वाचित प्रतिनिधि बनाए हैं AICC में, तो भैया वो उत्तरकाशी में और चंपावत में क्या चुनाव नहीं हुआ है? और अगर चुनाव हुआ है तो वहाँ से क्यों नहीं तुमने किसी व्यक्ति को भेजा है AICC? इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हितेश त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश, जिस तरीके से कांग्रेस में लगातार घमासान जो है वो मचा हुआ है, AICC की लिस्ट में जिन्हें नाम मिला, जिनका नाम आ गया, उनके बल्ले बल्ले जिनका नाम नहीं आया वो लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस अपने ही लोगों की नाराजगी कैसे दूर कर पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए वैसे तो दोनों ही पार्टियों में ये सब चीजें लगी रहे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का जो अंदरूनी टकराव है वो बाहर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को भी इसका मजे लेने के मौके मिल रहे हैं। इसकी हाशियों पर आज कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की आ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में जो कांग्रेस के जो नेता है प्रीतम सिंह, वो अपने आप में बड़े नेता है, दिग्गज नेता है और उन्हें हाशिए पर रखना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम बढ़ नहीं रहे हैं, हम घट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदेश के अंदर कमजोर होती जा रही है। उन्होंने एक बड़ी बात कही है, क्योंकि वही दूसरी ओर अगर करण महाराज की बात करें, उन्होंने कहा कि योग्यता के अनुसार इस लिस्ट में लोगों को तवज्जो दी गई है। तो कहीं ना कहीं करण महाराज ने जिस तरीके से तो अपने पूर्व और दिग्गज बड़े नेता प्रीतम सिंह पर ये कटाक्ष करने का काम किया है, तो इसमें साफ तौर पर यही झलक रहा है कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी घमासान मचा हुआ है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से खींच आपस में ये लोग निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी कांग्रेस बीजेपी सरकार हो या बीजेपी पार्टी हो, लगातार इन लोगों के मतलब चुटकी लेने में लगी हुई है। बिल्कुल, दूसरी पार्टी को मौका मिल रहा है चुटकी लेने का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हितेश आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं पटवारी और JEE पेपर लीक मामले की। आपको बता दें कि हरिद्वार SIT को बड़ी सफलता मिली है इस मामले में। 50,000 के नामी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भर्ती परीक्षा घोटाले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आगे भी ये गिरफ्तारियां जो है वो जारी रहेंगी, ये कहना है SSP का। तो हरिद्वार SIT को ये बड़ी सफलता मिली है। JEE पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर 50,000 के नामी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भर्ती परीक्षा घोटाले में अब तक टोटल संख्या गिरफ्तारी लोगों की जो हो चुकी है वो 9 हो चुकी है। प्रकरण में जो मुकदमा दर्ज हुआ था, इसके बाद इसमें 6 लोग की पूर्व में गिरफ्तारी हुई थी। इसमें 3 लोग अभी वांटेड चल रहे थे, जिसमें जो मेन इसकी कड़ी है, जिस पर इनाम भी घोषित हो रखा है, 50,000 का इनाम IG गढ़वाल महोदय द्वारा किया गया। उसमें एक अभियुक्त अनुराग पांडे, जो मूल रूप से बलिया का निवासी और संजीव चतुर्वेदी का रिलेटिव भी है, और उसकी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 50,000 के इनाम था। उसके जो उसने अवैध धन इसे इस परीक्षाओं के माध्यम से मिला था, उसमें उसने कुछ अपने सिस्टर के अकाउंट में FD करके रखा हुआ था, कुछ पैसे जमा किए थे, जिसमें 13,41,000 का जो हिसाब अभी इसके अकाउंट से हमें मिल गया है। और बाकी भी काफ़ी सारी जानकारी मिली है जो उससे पूछताछ में, जिसमें आगे काम किया जा रहा है।
इसके साथ ही साथ इस परीक्षा में उदलहेड़ी लक्सर क्षेत्र में एक मकान में जहाँ पर नकल कराई गई थी उससे संबंधित एक विशु जो है मंगलौर क्षेत्र का रहने वाला और एक अवनीश है, इसको गिरफ्तार किया गया है। विशु ने खुद भी परीक्षा दी थी, साथ ही साथ उसके अन्य भी कुछ लोग जानने वाले थे जिनको उसने परीक्षाएं वहाँ पर मतलब प्रश्न पत्रों को पढ़वाया था। तो इससे 1 लाख रुपए और अवनीश से जो है 2 लाख रुपए जो उसको मिले थे वो बरामद किए गए हैं। कुछ शैक्षिक दस्तावेज और अन्य कागजात भी मिले हैं जो इस परीक्षा से इंगित इसमें मतलब उसके साक्ष्यों के रूप में मिले हैं। तो तीनों को न्यायालय में पेश करके पेश किया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी संजय पुंडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, एसआईटी की कितनी बड़ी सफलता इसे माना जाए, क्योंकि 50,000 के नामी समेत 3 लोगों को और गिरफ्तार कर लिया गया है इस पूरे मामले में। देखिए निदा, लगातार ही एसआईटी कार्य कर रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एसआईटी जिस तरह से कार्य कर रही है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। हालांकि पटवारी परीक्षा पेपर लीक मामला हो या फिर जेईई हो, दोनों ही प्रकरणों में एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है। एसआईटी को नई सफलता मिली है। कहा जा सकता है 3 वांटेड जो लगातार फरार चल रहे थे, हालांकि इनमें से एक आरोपी के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी था, वो भी एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी मुख्य कई ऐसे आरोपी हैं तो फरार चल रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं पूरे प्रकरण में अहम रोल रहा है। हालांकि इसको लेकर अब लगातार जो एसआईटी है वो जांच तेज कर रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीते दिनों से लगातार जिस तरह से जांच की जा रही है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी जांच है। हालांकि इसको लेकर जिस तरह से बड़ी गिरफ्तारी हुई है, इन लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। जो अन्य आरोपी है उनको भी जल्द एसआईटी गिरफ्तार कर लेगी। निदा जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय आपका। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज जो है वो 22 अप्रैल से होने जा रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार जबरदस्त तैयारियां कर रही है। चारधाम यात्रा की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर कांग्रेस ने अभी से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि पिछले साल यात्रा के दौरान संसाधनों की कमी के चलते 281 लोगों की मौत हो गई थी, इसलिए स्वास्थ्य विभाग को व्यवस्थाएं सुधारने की जरूरत है। माहरा ने आगे कहा कि इस बार कांग्रेस चारधाम यात्रा की पूरी निगरानी करेगी ताकि चारधाम यात्रा में सरकार कोई लापरवाही न बरते। देखिए, मैं तो शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि ये उत्तराखंड का विषय है और अगर यात्रा सफल रहेगी तो निश्चित ही हमारी आर्थिकी सुधरेगी, हमारे यहाँ का जो चेहरा है वो पूरे दुनिया में अच्छा जाएगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा में कमियां थी, ऑक्सीजन की कमी से और डॉक्टर्स की कमी से जिस तरीके से लोगों की मृत्यु हुई, वो अब दोबारा न देखने को मिले और तैयारियां चाक चौबंद हो। और कांग्रेस के सभी सीनियर्स और सारे कार्यकर्ता नजर रखे हुए हैं, जो भी गलतियां होगी उनको आपके सामने हम लेके आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम धामी ब्लॉक कार्यालय के पास सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर पहुंचे और चाय की चुस्की ली। इस दौरान स्थानीय लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद सीएम धामी गोरल चौड़ मैदान पहुंचे और यहां पर खेल प्रतियोगिताओं की प्रैक्टिस कर रहे युवाओं से भी उन्होंने बातचीत की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। चंपावत के पूर्व कांग्रेस विधायक हिमेश खरकवाल ने सोशल मीडिया पर अपनी गिरफ्तारी का वीडियो जारी कर चंपावत पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि हिमेश खरकवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत दौरे के दौरान 6 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में ले लिया और 2 घंटे से ज्यादा थाने में बिठा कर रखा गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कांग्रेस से डर गई है, इसलिए बेवजह कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। टहल रहा था, अपने लोगों से मुलाकात कर रहा था, एक आध जगह निमंत्रण में जाना था, वहाँ भी मैं गया। और जब मैं कहतीकान तिराहे पे पहुँचा तो अचानक पुलिस के लोगों ने कहा नहीं सर, यहाँ नहीं, यहाँ से फ्लीट आ रही है, आप नहीं। मैंने कहा भाई मैं अपने लोगों से मिल रहा हूँ, जा रहा हूँ, मगर पुलिस के लोग नहीं माने। पता नहीं क्या आशंका है धामी सरकार को 94% जो व्यक्ति मत पाया हो और वो उसकी विधानसभा में अगर घूमने में भी लोगों को जो है सरकार को डर लग जाता हो, तो ये तो विचारणीय प्रश्न है। और पुलिस ने हमको डिटेन किया, ले जा करके कोतवाली चंपावत में करीब ये 4:45 का 4:50 के आसपास का टाइम रहा होगा। और उसके बाद 6:30-7 बजे जब ट्रैफिक खुल गया है तो तब पुलिस ने हमको छोड़ा है।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 1 साल का समय पूरा हो गया है, लेकिन युद्ध अभी भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में हरिद्वार पहुंचे रूस नागरिकों के दल ने कनखल स्थित राजघाट पर गंगा हिंदू विधि विधान से मां गंगा की पूजा की और युद्ध खत्म होने की कामना की। ज्योतिषाचार्य प्रतीक मिश्रपुरी ने कहा कि धर्म में विश्वास रखने वाले 24 लोग रूस से हरिद्वार पहुंचे हैं। इन रूस नागरिकों ने युद्ध खत्म करने के लिए यज्ञ किया और वहीं दल के साथ मॉस्को से हरिद्वार पहुंची महिला डॉक्टर डारिवा सेवेलोवा का कहना है कि वो हरिद्वार अपने देश के लिए प्रार्थना करने पहुंची हैं ताकि देश में शांति बनी रहे। ये बात यह है, ये लोग रशिया से लोग आए हुए हैं, 24 लोग हैं लोग, और 24 लोग जो हैं लोग हैं, और 24 के 24 लोग जो हैं धर्मपरायण व्यक्ति हैं, सब ये सो है, धर्म के प्रति सबकी आस्था है और पहले भी हिंदुस्तान आ चुके हैं। गंगा में बहुत आस्था है, हरिद्वार में आस्था है, ऋषिकेश में आस्था है, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, रशिया में युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध को हम लोग जो है कैसे निपटा सकते हैं। और तो कोई रीजन है नहीं इनके पास में और कोई चांस है नहीं इनके पास में, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना गंगा माई से प्रार्थना की जाए और उस युद्ध को निपटाने के लिए उन्होंने यज्ञ किया। 9 दिन तक यज्ञ समझ लो। हाँ, इसमें इंजीनियर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं और टीचर्स भी हैं सब। From Russia, from Moscow. I am a doctor. I work is one of the famous neurosurgery center, and I arrived in India from my country to pray for my country, for pray for all for peace, all the world. रुड़की में एसएसपी अजीत सिंह ने कोतवाली रानीपुर का वार्षिक निरीक्षण किया और बता दिया आपको कि सेरेमोनियल गार्ड की सलामी के साथ औपचारिक तौर पर शुरू हुए निरीक्षण के दौरान अजीत सिंह ने कोतवाली के महत्वपूर्ण अभिलेखों, कर्मचारी, मेस, मालखाना और शस्त्रागार का निरीक्षण किया। साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए रजिस्टर को लगातार अपडेट करने का निर्देश दिया। वार्षिक निरीक्षण सभी अधिकारियों के लिए हर थाना क्षेत्रों में अपने अपने और शाखाओं का रहता है। उसी के क्रम में आज रानीपुर कोतवाली का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें अभी वहाँ की साफ़ सफाई और जो व्यवस्थाएं उनको देखा गया, रजिस्टर आदि को चेक किया जा रहा है और जो भी कमियां रहेंगी निरीक्षण में उसको पूर्ति के लिए बताया जाएगा कि उसे पूरा किया जा सके। जो ये एक बेसिकली एक पुलिस की रूटीन होती है जिससे कि रिकॉर्ड्स थाने के मेंटेन रहे, कोई कमी न रहे, मालखाना में कैसे माल रखे गए हैं और जो भी शस्त्र वगैरह होते हैं उनकी भी जांच हो जाए। तो एक निरीक्षण का मेन पर्पज़ जो है कि सभी चीज़ें अपडेट रहें और जो कमियां हों उनको पूरा कर लिया जाए। तो उसी पर्पज़ से आज सभी यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है। रुड़की में शादी समारोह से वापस लौट रहे परिवार को तेज रफ्तार डंपर ने अपनी चपेट में ले लिया और इस हादसे में पिता और पुत्र की मौत हो गई, जबकि पत्नी और बहन गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बाइक पर 4 लोग सवार थे जो शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। पूरा मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हुआ है भगवानपुर थाना क्षेत्र में, तो 108 के द्वारा यहाँ पे लाया गया, जिसमें 2 तो ब्रॉड डेड थे और 2 की स्थिति काफ़ी गंभीर थी। इनका ये प्राथमिक उपचार करने के बाद हमने ऋषिकेश के लिए रेफ़र कर दिया उन्हें। मृतक एक तो 32 अप्रॉक्स के मेल है, एक बच्चा है 5 साल का। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।